हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हमारा है एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम लोगों ने कर चुका है 2 दिन पहले, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो जाके फटाफट देख ले। और आज चैप्टर 2 है, ऐसे 3, 4 और ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी और सीटेट में क्लास 8 से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारत का इतिहास बोला जाए तो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा आईएनएम जो कि आता है बीपीएससी में वो भी कवर हो जाएगा क्लास 8 से। क्लास 6 और 7 उतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी 6-7 अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 8 एकदम याद करना पड़ेगा। ठीक, पढ़ना ही नहीं है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं टीआरई 2, 3 और फर्स्ट में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। हमारा दूसरा चैप्टर है का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। आपको पता है कि जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उनके सामने तो औरंगजेब के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुल के आते, लेकिन मृत्यु के बाद इन लोग अपनी ताकत दिखाने लगे थे। इसमें से एक एक लाइन में प्रश्न बनता है एनसीईआरटी में। अगर आपसे पूछ दिया कि 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी या फिर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको बताना है 1707 ईस्वी में। ठीक, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक, चलिए एनसीईआरटी का सबसे बड़ी खासियत ये है कि फिगर दे देता है ना, तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध के राजनीतिक क्षितिज पर, उत्तरार्ध आपको पता है क्या होता है, स्टार्टिंग के 50 साल। ठीक, क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसे कैसे हुआ एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब अंग्रेज आए थे अपनी फैक्ट्री बैठाने आए थे, वो उनका राज करने का कोई मकसद था नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे वो राज करने लगे। ये फिगर देख सकते हैं। ठीक, इसमें पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, लिख के इधर कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। ठीक है, ये देख सकते हैं फिगर में दिखा रहा है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया। ठीक, ये इतनी बर्बरता थी अंग्रेजों के द्वारा कि इनके सामने ही इनके बेटे को मार दिया गया। ये कौन है? बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर हैं ये। ठीक, तो मुगल का जब शासन समाप्त हो गया था, ठीक, तो क्या हुआ ना कि जो जनता थी इनको अपना नेता घोषित कर दी थी। ठीक, बहादुर शाह जफर को कि आप ही में हमारे नेता हैं, हमारे लिए कुछ करिए। तो लेकिन आप देख सकते हैं क्या हुआ फिर इनके सामने और इनके बेटे का। आगे है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्ट में
इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। आपको पूछ सकता है कि 1600 में किसने कंपनी बैठाई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मतलब कंपनी खोला था। इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। ठीक, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, इन लोगों का ये प्लान था। अब देख सकते हैं 18वीं सदी में भारत आने का रास्ता ये दिया हुआ है, ये मैप के द्वारा कैसे लोग आते थे। यहाँ से ऐसे करके पूरा पानी के रास्ते ये लोग आते थे। ठीक है, वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिससे चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। ठीक, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय कंपनियों को पूर्व के बाजारों में से आने से नहीं रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। ठीक, आपको पता है उसी टाइम पुर्तगाली भी थे जो अपना कंपनी स्थापित करना चाहते थे। आगे दिया हुआ है इसमें, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। ठीक है, व्यापारी यह समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, क्योंकि जो महंगी होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब महंगे दामों में बेच सकते हैं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। अब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में मतलब किसकी मांग थी, या फिर मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं लोग कि उन लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे। तो सूती कपड़े और रेशम का ज़बरदस्त उस टाइम था। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये सब होता था, और जहाँ ये लोग जाते थे वो लोग मीट बहुत खाते थे। ठीक, मीट मांस ये सब खाते थे, तो उसमें ये सब चीज़ की आवश्यकता होती थी। ठीक है, मसालों के तौर पर यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई एक ऐसी कंपनी एक दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देता, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। जैसा कि आज के टाइम में भी होता है ये सब, दूसरे को देख के और उसका नुकसान करने, तो उस टाइम भी ये सब चलने लगा था। ठीक, व्यापारिक चौकियों को किलेबंद के जरिए सुरक्षित रखा जाता था, अपनी बस्तियों को ऐसे मतलब। ठीक है, ये सब उतना खास नहीं है। यहाँ देखते हैं फरमान क्या होता है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश। ठीक है, आपको याद रखना है फरमान क्या होता है। सीटेट में भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है फरमान। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ठीक, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्टार्ट हुई? 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई।
कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्ट्री कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, मतलब कालीकट, ठीक, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। औरंगजेब के लिए फरमान से लेकर केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ठीक है। ये सब इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। मुर्शिद कुली खान का नाम बहुत बार आता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ये है मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। ठीक, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। किसके द्वारा? सिम्पसन। देख सकते हैं ये क्या है, जहाज, ये सब दिख रहा है। ठीक, हर जगह व्यापार से उद्धतों की। ये है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जैसा हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। अपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। ठीक है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ गई। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन नहीं था कि व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करवाना होगा। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ठीक है। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, तो देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों पर गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन गए, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिए गए।
इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। ठीक, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनियों के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। महान्यायालय, ये देखिए क्या है, महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन लील स्ट्रीट। ठीक, ये फिगर है। सिराजुद्दौला, इस सेना को नौसैनिक बड़े डेरे की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1797 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफिर की कारगुजारियां भी थीं। मीर जाफिर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला का हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ये वैसे सिराजुद्दौला हारता नहीं, लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, जो इसका सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या किया, इसको धोखा दे दिया। किस लिए? जैसा कि आज भी होता है कि अगर वो हार जाता है तो मैं तुमको नवाब बना दूंगा, इसलिए। ठीक, ये सिराजुद्दौला है। चलिए।